क्या हुआ? हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ना है हम लोग को जुडिशियल सेपरेशन। हाँ पढ़ा था, जुडिशियल सेपरेशन बचा है। ठीक है। तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी जो सेक्शन 13 में डिवोर्स के ग्राउंड्स दे रखे हैं उनके बेसिस पे कोर्ट जा सकते हैं और डिक्री ले सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे जुडिशियल सेपरेशन देना चाहिए, तो जुडिशियल सेपरेशन दे देता है। लेकिन दो डिफरेंस होते हैं, एक होता है जुडिशियल सेपरेशन, एक होता है डिवोर्स। तो जुडिशियल सेपरेशन आप जो ग्राउंड्स मेंशन है हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के लिए, उन्हीं के बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है, मतलब दोनों पार्टीज फिर से एक नहीं हो सकती हैं, और मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है इसमें। आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। डिवोर्स में क्या होता है, मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, आपके मैरिटल ऑब्लिगेशंस डिसॉल्व हो जाते हैं, आप दोबारा शादी कर सकते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में। लिख लो। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बोले हैं, वो राइट डाउन करो। मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है, मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे की ये जो ऑब्लिगेशंस राइट्स ड्यूटीज़ हैं जुडिशियल सेपरेशन में, दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डिवोर्स है उसमें ऑपोजिट होता है, ऑब्लिगेशंस। फिर सेक्शन 13 में डिवोर्स के ग्राउंड्स दे रखे हैं, किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकती हैं दोनों पार्टीज़, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो कुछ ग्राउंड्स हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ विमेन को अवेलेबल हैं, सिर्फ वाइफ को। तो आफ्टर सोलनाइजेशन ऑफ मैरिज, अगर वॉल्ट्री सेक्शन इंटरकोर्स करती है कोई भी पार्टी अदर देन हिज और हर स्पाउस। इसका फॉन्ट साइज कोई छोटा करो, आके कम करो, बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ये। सही है। तो जो मैं ग्राउंड्स अभी बता रही हूँ ये दोनों अवेलेबल हैं हस्बैंड वाइफ दोनों को, बोथ पार्टीज।
तो जानबूझ के अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा किसी और से, तो ये ग्राउंड है डिवोर्स का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अडल्ट्री। इसे अडल्ट्री भी बोलते हैं। अडल्ट्री पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये अब क्राइम नहीं है अडल्ट्री, बट स्टिल आपके पास ग्राउंड है ये एक डिवोर्स का, आप इसके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। क्रुएल्टी मेंटल फिजिकल दोनों होती है। हाँ नहीं, ऑफेंस नहीं है अब। जोसेफ शाइन का केस आया था, उससे ये हट गया, अब अडल्ट्री नहीं। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा है कि एक वाइफ अगर हस्बैंड की पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर रही है तो ये क्रुएल्टी नहीं है। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी। या तो डिजर्शन, छोड़ दिया है हस्बैंड या वाइफ कोई भी 2 साल तक, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा एक पार्टी को छोड़ रखा है बिना किसी रीज़न के। हम्म, या कन्वर्ट हो गए हैं किसी और रिलीजन में। हम्म, बोलो बोलो बेटा। हम्म, क्या इन बेसिस पे ग्राउंड्स लिया जा सकता है। हस्बैंड या वाइफ कोई भी। हाँ ग्राउंड है। क्रुएल्टी में मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी दोनों आता है। नहीं नहीं, वो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वाइफ देख रेख नहीं कर रही हस्बैंड के पेरेंट्स की तो एक क्रुएल्टी नहीं है। या तो जो है वो कन्वर्ट हो गया, जो दूसरा स्पाउस है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, ही सीज टू बी हिंदू, वो हिंदू नहीं रहा, किसी और भी किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास राइट है कि आप उसे डिवोर्स ले सकते हो। डिजर्शन, छोड़ दिया है, 2 साल, 2 साल या 2 साल से ऊपर हो गया है, दूसरी जो पार्टी है स्पाउस है उसे छोड़ दिया है बिना किसी कोई रीज़न दिए हुए। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्रिमिनल ऑफेंस था पहले, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट हाँ ये ग्राउंड है डिवोर्स का, डिवोर्स लिया जा सकता है इस ग्राउंड पे। या फिर एक स्पाउस हस्बैंड या वाइफ दोनों में से अनसाउंड माइंड का है, या इस फॉर्म का मेंटल डिसऑर्डर है कि वो क्यूरेबल नहीं है, या ऐसा है कि ये जो है दूसरी पार्टी के लिए, दूसरे स्पाउस के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो रह पाए उसके साथ, वो इस तरह से मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। इसके आगे और पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। या जो है मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का
कि वो क्यूरेबल ना हो, या फिर इस एक्सटेंट का हो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दूसरे स्पाउस के साथ रह सके। हम्म। क्या? क्या चीज़ बोल रहे हो? जब डेथ होगी तो डिवोर्स लेने की ज़रूरत ही कहाँ, तब तो वो दूसरी शादी कर सकता है। बेटा डेथ हो गई तो वो मैरिज डिसॉल्व ही हो गई ना, वहाँ पे डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेप्रोसी एक डिजीज़ होती है, स्किन डिजीज़ होती है, जो अगर ना वक्त पे उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो परमानेंट हो जाती है। तो अगर बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल की अगर लेप्रोसी है तो भी राइट है डिवोर्स देने का। स्किन पे होती है ये, फिर अगर हम्म। सन्यासी बन जाए, या तो रिनाउंस द वर्ड। क्या बोल रहे थे बेटा? क्या बोल रहे थे? हाँ, तो इसमें रिनाउंस द वर्ड इन्हें जो है आप दुनिया छोड़ के सन्यासी बन के किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व हो गए, उसे बोलते हैं। या या फिर 7 साल तक आप कोई इन्फॉर्मेशन। हाँ। हम्म। हम्म। तुम्हारा पहले फिर से पूरी बात बोलूँ। 7 साल हो चुके हैं शादी के, डिवोर्स लेना है, डिवोर्स लेना है। तो डिवोर्स जब होता है तो जो वाइफ की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब वापस देनी होती हैं। वाइफ को शादी से पहले या शादी के टाइम पे या शादी के बाद अपनी जो भी वाइफ के पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या हस्बैंड हस्बैंड के पेरेंट्स या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी चीज़ें देती हैं वो वुमेन की खुद की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और जब डिवोर्स होता है तो हस्बैंड सारी चीज़ें वापस करता है वाइफ को। हम्म? क्या चीज़? नहीं, अगर जो है डाउरी में देखो, जो सब देते हैं एक तरह से डाउरी हर इंसान प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। कहीं कैश चलता है तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर्स दे रहे हैं। वो दे तो आप अपनी बेटी को रहे हैं ना, तो वो वाइफ का है।
उसकी वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हुई, जैसे स्त्री धन कहा गया है हिंदू लॉ में। तो अगर 7 साल तक उस दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सुना गया है, भले ही वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, 7 साल, 7 साल से ज़्यादा हो गया है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोलो। तो ये ग्राउंड्स है। ये लिख लिए अमन। अब कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं। हाँ, वो हस्बैंड को नहीं अवेलेबल है। एक तो हस्बैंड या गिल्टी है रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी का। सोडोमी होता है ओरल सेक्स, एंड बेस्टिलिटी होता है सेक्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। अगर किसी विमेन की शादी 15 साल से पहले हुई है, 15 साल की वो पूरी हो पाए उससे पहले उसकी शादी हो गई है, तो वो अपनी शादी को रिपुडिएट कर सकती है, मतलब खारिज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है 18 साल की होने से पहले। हम्म। बिफोर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। हम्म। जब डिवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद जिससे चाहे शादी करे। क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ये राइट मैन के पास नहीं है। लिख लिया। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। हम्म।
एग्जैक्टली। हो गया। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ये है, दोनों पार्टीज हस्बैंड वाइफ जो है आपसी सहमति से पिटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं और हम एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये डिवोर्स ले सकते हैं। लिख लिया। हिंदू मैरिज एक्ट। ये मैं हिंदू लॉ की बात कर रही हूँ, बस हिंदू। जो मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन उसके कुछ एक्ट आ गए, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, शहीद एप्लीकेशन एक्ट है, तो ये सब लाए गए जो मुस्लिम लॉ है। तुम उसमें देखोगे कि एक तरह से मुस्लिम विमेन को राइट नहीं है डिवोर्स का, पूरा जो है राइट मेन को ही दिया गया है अब। फिर उसके बाद लॉज लाए गए, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग बात करें सिर्फ हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं। ये हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और हिंदूज पे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो कोई पिटिशन डिवोर्स के लिए शादी के 1 साल के अंदर नहीं दी जाएगी। 1 साल का हो जाएगा, एक टाइम पीरियड शादी हुए, उसके बाद ही डिवोर्स के लिए पिटिशन दी जाएगी कोर्ट में। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में इसका एक एक्सेप्शन है, अगर हाई कोर्ट की परमिशन आप ले लें तो आप पिटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में डिवोर्स के लिए। लेकिन अगर किस कोर्ट को हेयरिंग के टाइम पे कहीं भी ये लगता है कि हाई कोर्ट की परमिशन जो ली है इन्होंने फ्रॉड के बेसिस पे ली है, मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ली है, तो वो डिवोर्स की जो डिक्री होगी, जो ऑर्डर होगा डिवोर्स का, वो कोर्ट बोलेगा कि जब 1 साल हो जाएगा टाइम पीरियड इनकी शादी को, तभी वो इफेक्ट में आएगी वो डिक्री। तो ये है ये रूल, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। अगर हाई कोर्ट परमिट कर दे तो जो है कर सकते हैं। लिख लिया? लिखो। नो पिटिशन फॉर डिवोर्स, इसमें यही कि जब आप मतलब शादी के 1 साल तक डिवोर्स के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जब 1 साल हो जाएगा आपकी शादी को तब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि हाई कोर्ट अगर आपको अप्रूव कर दे, अप्लाई तो जो परमिशन दे दे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। हो गया?
डाइवोर्स पर्सन कब दोबारा शादी कर सकते हैं, मतलब उन्हें किसी और से शादी करनी है तो कब कर सकते हैं? या तो जो डिक्री मिली है, जो ऑर्डर मिला है डिवोर्स का, उसमें या तो राइट ना हो अपील करने का, या तो अपील, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का राइट है लेकिन टाइम जो है लैप्स हो गया है। ख़त्म हो गया टाइम पीरियड जिस टाइम में अपील करनी थी, या तो अपील आपने करी और कोर्ट ने डिसमिस कर दी। इलैप्स्ड, ये तीन चीज़ें हैं तब आप शादी कर सकते हैं। उसके बाद या तो अपील करने का राइट ही नहीं है, आपके पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं राइट कि आप अपील कर सकते हैं सुपीरियर कोर्ट में, या तो टाइम है, अपील करने का राइट है, आप अपील कर सकते हैं लेकिन टाइम वो ख़त्म हो गया, आपने अपील नहीं करी, या तो आपने अपील करी लेकिन आपकी अपील रिजेक्ट हो गई, तब फिर आप शादी कर सकते हैं किसी और इंसान से। हो गया? कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, दूसरा टॉपिक लिखो। तो इस एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, इस एक्ट में जो भी केसेस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्राइबल होंगे, जहाँ पे या तो शादी हुई है या फिर जहाँ पे रेस्पोंडेंट रह रहा है एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, या फिर लास्ट टाइम दोनों पार्टीज जहाँ पे रही हैं, या फिर अगर वाइफ के केस में वाइफ पिटिशनर तो वाइफ जहाँ पे रह रही है पिटिशन के प्रेजेंट करने के टाइम पे, मैरिज जहाँ पे सॉल्मनाइज हुई है। हाँ, लास्ट टाइम दोनों पार्टीज जहाँ रही हैं साथ में। जब प्रेजेंट हुई पिटिशन तो उस टाइम पर रिस्पोंडेंट या तो जहाँ पे रह रहा था, अगर वाइफ पिटिशनर है तो जहाँ पे वाइफ रह रही है एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन।
आज ख़त्म करेंगे। टॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हो जाएगा, फैमिली लॉ कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन करना है, आईपीसी करना है। इतना हो गया। क्या हो बोलो। बोला था सर ने एक दिन, बाकी नहीं पता मुझे। एग्जैक्टली। तो इस एक्ट में जो भी केसेस होंगे, जो पिटिशन होंगी, वो 6 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज expeditiously as possible, shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of notice on the petition on the respondent। तो रिस्पोंडेंट को जिस दिन petition का नोटिस मिलेगा, उस दिन से 6 महीने के अंदर ट्रायल, इस एक्ट में जो जो भी ट्रायल होगा जिस भी केस का, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। पेंडेंटे लाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन। क्या चीज़? कौन सा? शिया में नहीं रिकॉग्नाइज्ड है ट्रिपल तलाक, बट सुन्नीस में रिकॉग्नाइज्ड है। वो लोग अप्लाई करते हैं, मानते हैं, थे। हाँ, सुन्नीस में है लेकिन इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ, और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की। फिर हमारा जो नेक्स्ट है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। पेंडेंटे लाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन। तो इस एक्ट में जो भी केस होगा, तो कोर्ट को अगर लगता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी जो जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग्स के बियर करने के लिए, तो वो अपोजिट पार्टी को बोल सकती है कि आप जो है एक्सपेंसेस दें प्रोसीडिंग के।